ओशो और राजनीशपुरम, एक कहानी, कई पहलू। ओशो एक ऐसा नाम जो अध्यात्म और विवादों दोनों से जुड़ा हुआ है। उनकी कहानी जितनी प्रेरणादायक है उतनी ही विवादास्पद भी। ओशो ये नाम अध्यात्म के साथ साथ कंट्रोवर्सीज का भी नाम बन गया। उनके विचार और जीवन शैली ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया, लेकिन साथ ही कई विवादों को भी जन्म दिया। उनके फॉलोअर्स उन्हें भगवान मानते थे और क्रिटिक्स उन्हें धोखेबाज। ओशो के अनुयायी उन्हें एक दिव्य गुरु के रूप में देखते थे, जबकि उनके आलोचक उन्हें एक चालाक धोखेबाज मानते थे। 1981 में ओशो और उनके फॉलोअर्स ने अमेरिका के ऑरेगन में जमीन खरीदी। इस जमीन पर उन्होंने एक नया शहर बसाने का सपना देखा, जो उनके विचारों और सिद्धांतों पर आधारित हो। यहाँ उन्होंने एक नया शहर बनाया, राजनीशपुरम। यह शहर उनके अनुयायियों के लिए एक आदर्श समाज का प्रतीक था, जहाँ वे अपने गुरु के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जी सकते थे। ये सिर्फ एक सिटी नहीं था, एक एक्सपेरिमेंट था, एक ड्रीम था, एक ऐसे समाज का जो ओशो के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो। राजनीशपुरम एक ऐसा स्थान था जहाँ लोग ओशो के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार सकते थे। यहाँ मेडिटेशन, लव और फ्रीडम सबसे इम्पोर्टेंट थे। इस शहर में ध्यान, प्रेम और स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। लोग यहाँ आकर अपने मन की शांति और आत्मिक विकास के लिए प्रयास करते थे। शुरुआत में राजनीशपुरम एक परफेक्ट सोसाइटी जैसा लगता था। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और एक आदर्श समाज का निर्माण कर रहे थे। लोग दूर दूर से ओशो की टीचिंग सुनने और इस यूनिक एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनने आते थे। ओशो के विचारों और उनके द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों को जानने के लिए लोग दुनिया भर से यहाँ आते थे। राजनीशपुरम एक ऐसा स्थान बन गया था जहाँ लोग अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आते थे। ओशो के प्रवचन और उनके अनुयायियों की गहरी संलग्नता ने राजनीशपुरम को एक जीवंत और गतिशील समुदाय बना दिया था। यहाँ हर दिन कुछ नया सीखने और अनुभव करने का अवसर मिलता था। ओशो के टीचिंग्स ने लोगों को प्रेम और ध्यान के महत्व को समझाया। उनके अनुयायी इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते थे और एक शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करते थे। राजनीशपुरम में विभिन्न उत्सव और समारोह भी आयोजित किए जाते थे, जो समुदाय के लोगों को एक साथ लाते थे और उनके बीच के बंधन को मजबूत करते थे। यह स्थान एक आदर्श समाज का प्रतीक बन गया था, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन समय के साथ राजनीशपुरम में भी समस्याएं आने लगी। ओशो के अंतिम दिनों में उनके अनुयायियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। राजनीशपुरम की कहानी एक प्रेरणादायक और विवादास्पद यात्रा की कहानी है, जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। ड्रीम सिटी या षड्यंत्रों का अड्डा, ये सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है। राजनीशपुरम एक ऐसा स्थान जो कभी सपनों का शहर माना जाता था, आज षड्यंत्रों का अड्डा बन चुका है। जैसे जैसे समय बीता, राजनीशपुरम की चमक फीकी पड़ने लगी। एक समय था जब यह शहर अपने स्वागत चिन्ह और समृद्धि के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह केवल खंडहर और उपेक्षित संरचनाओं का प्रतीक बन गया है। जो शहर कभी प्रेम और शांति का प्रतीक था, वहां अब लालच, धोखा और हिंसा का बोलबाला हो गया है। शांतिपूर्ण समुदाय के दृश्य अब संघर्ष और अराजकता के दृश्यों से घिरे हुए हैं। ओशो की सबसे करीबी सहयोगी मां आनंदशीला ने धीरे धीरे पूरे समुदाय पर नियंत्रण कर लिया। उनकी नेतृत्व क्षमता और करिश्माई व्यक्तित्व ने उन्हें समुदाय में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। शीला हमेशा रहस्यों और विवादों से घिरी रहती थी। उनके चारों ओर हमेशा एक रहस्यमय आभा बनी रहती थी, जो लोगों को आकर्षित भी करती थी और डराती भी। वो ओशो की शिक्षाओं को अपने तरीके से व्याख्या करती थी और अपने दुश्मनों को कुचलने से भी नहीं डरती थी। उनके अनुयायियों के बीच उनका प्रभाव इतना था कि वे उनके हर शब्द को मानते थे। जल्दी ही राजनीशपुरम एक ऐसा स्थान बन गया जहां गुप्त बैठकें होती थीं, लोगों को डराया जाता था और कानून को खुलेआम चुनौती दी जाती थी। पुलिस और कानूनी अधिकारी लगातार इस समुदाय की जांच में लगे रहते थे, लेकिन शीला और उनके अनुयायी हमेशा एक कदम आगे रहते थे। इस सब के बावजूद राजनीशपुरम में जीवन चलता रहा। लोग अपने दैनिक कार्यों में लगे रहते थे, बच्चे खेलते थे और वयस्क अपने काम में व्यस्त रहते थे। लेकिन इस शांतिपूर्ण जीवन के पीछे एक गहरा और काला सच छिपा हुआ था। समुदाय के आध्यात्मिक अभ्यास और ध्यान सत्रों के बीच एक अदृश्य तनाव हमेशा बना रहता था। समूह की बैठकों में एक अजीब सी ऊर्जा होती थी, जो कभी कभी डरावनी भी लगती थी। राजनीशपुरम एक ऐसा स्थान जो कभी सपनों का शहर था, अब षड्यंत्रों का अड्डा बन चुका है।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। माँ आनंदशीला, ओशो की परछाई या असली मास्टरमाइंड? ये सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है। माँ आनंदशीला, ये नाम राजनीशपुरम के हिस्ट्री में हमेशा याद रहेगा। 1980 के दशक में ओरेगॉन के रेगिस्तान में बसे इस कम्यून ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। कुछ लोग उन्हें ओशो की लॉयल फॉलोअर मानते थे, जो उनके टीचिंग्स को पूरी निष्ठा से मानती थीं। उनके अनुयायियों के लिए शीला एक प्रेरणा थी, जो ओशो के विजन को साकार करने में जुटी थी। तो कुछ उन्हें एक एम्बिशियस और डेंजरस औरत। उनके क्रिटिक्स का मानना था कि शीला ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए ओशो का इस्तेमाल किया। सच क्या था, ये आज तक एक सीक्रेट है। शीला की असली मंशा क्या थी, ये जानना मुश्किल है। शीला का ओशो पर डीप इम्पैक्ट था। वो ओशो के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थीं और उनके हर निर्णय में उनकी भूमिका अहम थी। वो ओशो का सारा काम देखती थीं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मामलों को संभालती थीं। शीला ने राजनीशपुरम को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कम्यून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके स्पीचेस मैनेज करती थीं और ओशो के मैसेजेस को दुनिया तक पहुंचाने का काम करती थीं। शीला की प्रेजेंस ने ओशो के कैरिस्मा को और भी बढ़ा दिया और आउटसाइड वर्ल्ड से उनका कांटेक्ट भी कम रखती थी। शीला ने ओशो को बाहरी दुनिया से अलग रखने की पूरी कोशिश की ताकि उनका ध्यान भंग न हो। कहते हैं कि राजनीशपुरम में हुए कई क्राइम्स के पीछे शीला का ही दिमाग था, जैसे कि बायोटेरर अटैक और इलीगल वायर टैपिंग। इन घटनाओं ने राजनीशपुरम की छवि को धूमिल कर दिया। लेकिन क्या ओशो को इन सब के बारे में पता था? क्या वो इन सब में शामिल थे या शीला ने उन्हें अंधेरे में रखा? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। शीला को बाद में कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें जेल की सजा हुई। लेकिन उनके और ओशो के रिश्ते की जटिलता और राजनीशपुरम की कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। ओशो की टीचिंग्स और उनके कम्यून की लेगेसी आज भी जीवित है, लेकिन शीला की भूमिका और उनके कार्यों की छाया हमेशा इस कहानी का हिस्सा रहेंगी। जहर। जब राजनीशपुरम ने ह्यूमैनिटी को दांव पर लगाया। राजनीशपुरम का सबसे डार्क चैप्टर 1985 में आया, जब कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स ने लोकल रेस्टोरेंट में जहर फैला दिया। सैकड़ों लोग बीमार हो गए और कई लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। ये इंसिडेंट अमेरिका के हिस्ट्री के बिगेस्ट बायोटेरर अटैक्स में से एक था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि राजनीशपुरम के लोग लोकल इलेक्शंस में अपने फेवर में वोट्स पाने के लिए लोगों को डराना चाहते थे। ये इंसिडेंट राजनीशपुरम का क्रूअल और इनह्यूमन साइड दिखाता है। सेक्शन 5, ओशो की चुप्पी, ज्ञान या गिल्ट। इन सब कंट्रोवर्सीज में ओशो की साइलेंस लोगों को कंफ्यूज करती रही। वो अपने लग्जूरियस घर में रहते थे, एक्सपेंसिव कार्स में घूमते थे और अपने फॉलोअर्स को लेक्चर्स देते थे। क्या उन्हें राजनीशपुरम में हो रहे जुल्मों के बारे में नहीं पता था? क्या वो शीला और उनके लोगों के हाथों की पपेट बन गए थे या फिर वो जानबूझकर चुप थे? ओशो की साइलेंस आज तक एक अनसॉल्व्ड पजल है। सेक्शन 6, लॉ सच की तलाश में अमेरिकन गवर्नमेंट। राजनीशपुरम के क्राइम से अमेरिकन गवर्नमेंट भी अनजान नहीं रह सकी। 1986 में FBI ने राजनीशपुरम पर रेड मारा और कम्युनिटी के कई मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया। ओशो पर भी कई सीरियस चार्जेस लगे, जिनमें वीजा फ्रॉड, वेपन स्मगलिंग और मर्डर प्लॉट शामिल थे। ओशो को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। सेक्शन 7, राजनीशपुरम का डाउनफॉल, नियति या ह्यूमन एरर। ओशो की अरेस्ट के बाद राजनीशपुरम का एंड तय था। कम्युनिटी के मेंबर्स बिखर गए, उनका ड्रीम सिटी बर्बाद हो गया। ओशो को बाद में बेल पर रिलीज कर दिया गया, लेकिन उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा। राजनीशपुरम की स्टोरी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या पावर का कोई भी फॉर्म, चाहे वो रिलीजियस हो या पॉलिटिकल, आखिर में करप्ट हो जाता है। क्या ओशो का ड्रीम शुरुआत से ही एक इल्यूजन था? सेक्शन 8, टाइम, राजनीशपुरम की लेगेसी। आज राजनीशपुरम एक डिजर्टेड सिटी है। उसकी बिल्डिंग्स खंडहर हो चुकी है, रोड्स एम्प्टी हैं। लेकिन राजनीशपुरम की स्टोरी आज भी लोगों को शॉक और डर देती है। ये स्टोरी हमें याद दिलाती है कि ब्लाइंड फेथ और एक्सट्रीमिज्म हमें कहां ले जा सकते हैं। ये स्टोरी हमें ये भी सिखाती है कि पावर के प्रति ब्लाइंड डिवोशन और क्रिटिकल थिंकिंग की कमी कितनी डेंजरस हो सकती है। सेक्शन 9, लेसन्स। राजनीशपुरम की स्टोरी से हमें कई लेसन्स मिलते हैं। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि हमें किसी भी पर्सन या आइडियोलॉजी के प्रति ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए।
हमें हमेशा अपनी थिंकिंग इंडिपेंडेंट रखनी चाहिए और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि ट्रू स्पिरिचुअलिटी लव, कंपैशन और ह्यूमैनिटी में है, न कि पावर, कंट्रोल और वायलेंस में। राजनीशपुरम की स्टोरी हमें ये याद दिलाती है कि हमें हमेशा ट्रूथ की तलाश में रहना चाहिए, चाहे वो कितनी भी बिटर क्यों ना हो।